है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो एजुकेशन इवैल्यूएशन सब्जेक्ट है दीक्षा ऐप पर, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग बता दूं कि दीक्षा ऐप पर एजुकेशन इवैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है उसका मैं आंसर इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जो यूनिट 1 से लेके 12 तक है, मतलब असाइनमेंट 1 से लेके 12 तक का सभी का आंसर देंगे। ठीक दोस्तों, आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आप लोग असाइनमेंट भेज रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका कोर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का और वीडियो देख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। आप लोग बाद में भी असाइनमेंट भेज सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि असाइनमेंट भेजेंगे तभी आपका 100% कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बोल दिए हैं कि सर मेरा 100% कंप्लीट हो गया है। इसका प्रूफ मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मापन की प्रकृति क्या है। मापन की प्रकृति जो होती है वो मात्रात्मक होती है। अब क्वेश्चन में देखिए कहाँ मात्रात्मक में, पहला आपको देखिए गुणात्मक है, दूसरा मात्रात्मक मिल गया। दूसरा मिलने के बाद क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में बल दिया जाता है। मूल्यांकन में किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, मात्रा पर, गुण पर और मूल्य पर और उपयुक्त सभी पर। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो सभी सही हो जाएगा, मात्रा, गुण और मूल्य। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन से हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन के साधन, उपयुक्त सभी। तो देखिए तीनों आपका सही हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, अधिगम अनुभव हो जाएगा, मूल्यांकन भी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए मानसिक मापन का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। ब्रेडफील्ड ने, कैटल ने, स्टिंगवेंस में, थॉर्नडाइक ने। ठीक दोस्तों, तो सबसे आपको दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैटल ने दिया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है किस पर होता है, व्यापक, संकुचित, या पहला और दूसरा सही दोनों सही है, या फिर क व ख दोनों में से कोई नहीं सही है। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापक। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मापन चर से संबंधित है। मापन चर मतलब होता है जिससे हम लोग चर राशि को मापते हैं, उसको कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग जानते ही नहीं हो। तो क्या कौन सा हो जाएगा, पहला देखिए गुणात्मक चर है, मात्रात्मक चर है और तीसरा सतत चर है। ठीक दोस्तों, और चौथा उपयुक्त सभी है। तो मैं बता दूं गुणात्मक, मात्रात्मक, सतत तीनों हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला देखिए, मापन के स्तर मुख्य रूप से होते हैं। मापन के जो स्तर होते हैं मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। तो 4 प्रकार के आपके मापन होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मापन के आधारभूत तत्वों में संबंधित नहीं है। कौन से नहीं है, शील गुणों की पहचान, संक्रिया पर विन्यासों की सुनिश्चित करना, अंक प्रदान करना, या चौथा ऑप्शन में है मानव मूल्यों को विकसित करना। ठीक दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा, मानव मूल्यों को विकसित करना। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि मापन जो है के स्तर किसने बताए हैं। मापन के स्तर किसने बताए हैं, स्टिंगवेंस ने या ईफिल ने। स्टिंगवेंस से आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। मापन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शील गुणों को क्या होते हैं, मात्रांकित करती है। एक कथन किसका, मतलब ये किसने कहा है, ये बता दूं आपको, प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने देखिए, ये 10 ही क्वेश्चन थे। अब 10 का आंसर दे चुके हैं, कोई स्किप नहीं किए हैं। अब सबमिट करके चेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आता है। ठीक दोस्तों, आप सबमिट कर दीजिए, फिर चेक करते हैं कि आंसर कितना आता है। देखिए डाटा आपका 16 तक पहुंच गया। और देखिए यूनिट 1 है एजुकेशन इवैल्यूएशन का, डीएलएड 3rd सेमेस्टर ऊपर लिखा हुआ है, आपका 10 में से 10 मार्क्स आ गए हैं। ठीक दोस्तों, अब करेंगे हम लोग एजुकेशन इवैल्यूएशन का दूसरा असाइनमेंट, यानी दूसरा यूनिट करेंगे। ठीक दोस्तों, बने रहें वीडियो में। देखेंगे असाइनमेंट नंबर 2 यानी यूनिट 2 एजुकेशन इवैल्यूएशन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें पूछा है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि मूल्यांकन की व्यवस्था होती तो ये ऊपर का तीनों ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन नहीं है तो मूल्यांकन के एकाकी है, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है, भवन आता है, उपकरण आता है, छात्र नहीं आता है, पुस्तकालय भी आता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। कक्षागत मूल्यांकन की तकनीकी है, कौन सा है, अवलोकन,
सामाजिक मिति, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी, तो सभी आ जाएंगे आपका। अवलोकन, सामाजिक मिति, साक्षात्कार। ठीक दोस्तों, मूल्यांकन का महत्व है सॉरी मूल्यांकन का महत्व है, क्या है, शैक्षिक भी है, शिक्षा उद्देश्य भी है, व्यवसायिक भी है, तो सभी हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ जाइए। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सामूहिक विकास। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, बालक का सामूहिक विकास। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने में देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है तो क्या है? संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन। देखिए, ये नहीं है आपका, प्रशासनिक वाला आपका नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है? कौन सा है? छात्रों को ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा की जांच, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास? देखिए, सामाजिक विकास आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। देखिए, मूल्यांकन जो होता है, आपको जो टेस्टिंग होती है, उसका सोपान क्या है? उद्देश्य का निर्धारण करना, या फिर उद्देश्यों की प्राप्ति करना, या फिर व्यवहार में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपका तीनों सही हो जाएंगे और चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, आवश्यकता के मूल्यांकन में आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन में केवल अध्यापकों की, केवल छात्रों की? अध्यापक, छात्र, अभिभावक, समाज, सभी के लिए मूल्यांकन आवश्यकता होती है, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है और क्यों की? मूल्यांकन की आवश्यकता होती है क्यों है और क्यों की? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्रीकृत करने और समझ साधन को निकलना। देखिए, ये भी देखिए, तीनों आपका सही में आंसर मैच कर रहा है मूल्यांकन की आवश्यकता के अनुसार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो मतलब उपयुक्त सभी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें भी 10 ही आंसर थे, तो 10 क्वेश्चन के 10 आंसर दे दिए, 10 क्वेश्चन के, और स्किप 0 किए हैं। सबमिट कर देंगे तो डाटा हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? सर्वर तक पहुँच जाएगा, SCRT तक। ठीक है दोस्तों, सबमिट करिए, SCRT तक पहुँचा दीजिए आप इसे। सबमिट करने के बाद आपका आंसर देखिए दिखा देगा, 10 में से 10 आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का ये तीसरा असाइनमेंट है, यानी यूनिट 3 का असाइनमेंट है। आप इसे ध्यान से देखें और सारे आंसर करें आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, समय, धन, श्रम की दृष्टि से मित व्ययी है। क्या है? मापन, जो आपका मेजरमेंट होता है वही होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है, कौन से है? मापन भी है, मूल्यांकन भी है, परीक्षण भी है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाइए। परीक्षण का संबंध होता है किस में होता है? भौतिक गुण में, मानसिक गुण में, मनोवैज्ञानिक गुण में, उपयुक्त सभी से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए आपका? उपयुक्त सभी से, सभी गुणों में होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। उद्देश्यों को अनुरूप किया जाता है। जो उद्देश्य होते हैं किसको अनुरूप किया जाता है? मापन को, मूल्यांकन को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो टेस्टिंग होती है, मूल्यांकन होती है, उसी का बस किया जाता है अनुरूप। अगला देखिए, मापन तथा मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है? मापन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, या फिर मूल्यांकन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। तीसरा देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, मूल्यांकन छात्र के विषय का निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। मूल्यांकन में व्यक्ति एवं समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है, मतलब क्या गलत है, उसका विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह कथन किसका है? स्टिंगवेज का है, कर्लिंगर का है, रैमर्स। देखिए, रैमर्स एंड गेज का है। ठीक दोस्तों, तीसरा ऑप्शन मिल गया आपका, सही है, मार दीजिए। मापन की एक विशेषता है, क्या है? वस्तुनिष्ठता है, आत्मनिष्ठता है, व्यापकता है, उपयोग सभी है। नहीं, वस्तुनिष्ठता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर जो सही है चौथा आपका निगेटिव वाला जो पॉइंट होता है, नकारात्मक, वही हो जाएगा। मूल्यांकन में बल दिया जाता है, किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है? अभी मैं पीछे बताया हूँ कि सभी पर बल दिया जाता है, मात्रा पर भी, क्वालिटी पर भी, टेस्टिंग पर भी, तो सभी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है। मूल्यांकन की विशेषता है, क्या है? मूल्यांकन के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा है, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। तीसरा, मूल्यांकन के छात्रों से व्यवहार से विषय की सामग्रीकृत करने पर समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं। चौथा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो उपयुक्त सभी मार देंगे।
ठीक दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए 10 में से 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और इसको क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, एससीईआरटी तक पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, सबमिट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, देखिए 10 में 10 ही, जिसका नहीं सही है क्या करेंगे, रीप्ले करके बैक जा सकते हैं, फिर सही कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं चौथे असाइनमेंट पर। ठीक दोस्तों, 4 इसको बोलेंगे एजुकेशन इवैल्यूएशन का यूनिट नंबर 4। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक का आंसर करेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम सभी का आंसर बताएंगे, पूरे चैप्टर का आंसर बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसी के साथ हम करते करते सही पर जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर में शामिल है ए बालक का संज्ञानात्मक विकास। देखिए इस पर खोलेंगे तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो किस पर होता है, बालक के संज्ञानात्मक विकास और भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास। देखिए तीनों आपका करेक्ट आंसर है, तो कौन सा मार देंगे, सभी मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्या कर रहा है, भाषा से संबंध वह है, वे हैं या कौन सी गतिविधियां हैं जो बालक की भाषा क्षमता को अभिव्यक्त करती हैं। तो बता दूं आपको, सुनना भी है, बोलना भी है, समझना भी है, तीनों होता है। तो कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न कथनों का पर विचार करिए। यह बहुत साक्ष्य आधारित है। इसमें बालकों का मूल्यांकन क्या होते हैं, वार्षिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है और बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, इसे चूज करके आपको आंसर लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ ऊपर, 1 2 1 3, तो 1 और 3 सही है आपका और 2 गलत है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अलग करा, निम्न कथनों को विचार करिए और आंसर दीजिए। इसको नीचे कर लीजिए, उस बटन दिया हुआ आप क्लिक करके नीचे कर लीजिएगा। क्या करें, निम्न कथनों पर विचार करें। व्यवहार परिवर्तन के मापने के बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सामाजिक व्यक्तियों की आज का प्रयोग किया जाता है, पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है, उपयुक्त कथनों में से सही है। ठीक दोस्तों, दोनों सही है कि केवल एक है, तो पहला ऑप्शन केवल सही है आपका, और आगे बढ़ जाइए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। क्या सम्मिलित किए जाते हैं, विशिष्ट प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य, दूरगामी लक्ष्य, तात्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले उद्देश्य। बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका, तात्कालिक रूप से प्राप्त होने उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रणनीतियों में शामिल है, क्या शामिल है, छात्र प्रोफाइल, अवलोकन, प्रदत्त प्रकार, उपयुक्त सभी। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, प्रोफाइल, अवलोकन, प्रदत्त कार्य। आगे बढ़ जाइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न सोपान है, क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा क्रिया का आयोजन, बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। तो तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मूल्यांकन के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, उपयुक्त सभी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आपके पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है, टेट सीटेट के, तो कौन सा तीनों आपका सही है, तो तीनों मार देंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द अभिव्यक्त करता है किसमें, मूल्यांकन के प्रश्नों के विविधता को, बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास के मूल्यांकन को, किसी विषय के पूरे पाठ्यक्रम के एक साथ मूल्यांकन को, सभी विषयों को एक साथ मूल्यांकन को। देखिए दूसरा ऑप्शन का मैच कर रहा है, बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास के मूल्यांकन का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। सतत एवं विकास मूल्यांकन के संबंध में सही है, क्या सही है, यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, इसे सत्र के मध्य आयोजित किया जाता है, इस आयोजन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ अनुरत रूप से चलता है, इसका आयोजन प्रत्येक सप्ताह किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही मैच कर रहा है, तो तीसरा मार्क है, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन थे और 10 का आंसर हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे, इस डाटा को हम लोग सर्वर तक पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए 10/10 आपका मार्क्स आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग 5वें असाइनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, 5वां असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 5वां असाइनमेंट, जो हमारा आपका एजुकेशन इवैल्यूएशन का है। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वांगीण विकास के पक्ष में है, कौन से पक्ष में है, देखिए भाव, ज्ञान, क्रिया, तीनों आपका हो जाएगा सही, तो सही मार देंगे, आगे बढ़ जाइए। अलग कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का विचार करिए कि ब्लूम टेक्सोनोमी के माध्यम के कक्षा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और ब्लूम टेक्सोनोमी विभिन्न के पक्षों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, अनुक्रम के रूप से नहीं लाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लूम टेक्सोनोमी के माध्यम से कक्षा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, उच्च
मानसिक योग्यता नहीं है, किसमें है, प्रत्यास्मरण में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण को अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता, उपयुक्त सभी, ये चारों आपका देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों के विचार करिए। क्या विचार करना? मूल्यांकन के मनोचालक पक्ष के कौशल के पक्ष में जाना चाहिए, पहला है। दूसरा है अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मतलब कह रहा है कि कौन से महोदय ने ये बोला है। ठीक है, कौन सा पक्ष है, कौन से महोदय, दोनों पक्ष कौन से महोदय ने बोला हुआ है? तो आपको बता दूं, क्रेथवाल महोदय ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। ब्लूम महोदय, सिम्पसन महोदय, तो कौन सा हो जाएगा आपका? सिम्पसन है कहाँ, देखते हैं, सॉरी, सिम्पसन महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कर रहा है? कौशल विकास से संबंधित उच्चतम वर्ग का कौन सा है? स्वाभाविकरण होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक पक्ष के वर्ग का संबंध सृजनात्मक से है, किसमें? बोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। ठीक दोस्तों, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, संश्लेषण। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है कि एक बच्चा विभिन्न तथ्यों विचारों को संबंध में अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। वह ज्ञानात्मक पक्ष को किस श्रेणी में रखा गया है, किस में रखा गया है? उसको चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोध, प्रयोग, संश्लेषण और विश्लेषण। तो इसमें चौथा ऑप्शन का सही हो जाएगा विश्लेषण। आगे बढ़ जाइए। भावात्मक पक्ष का प्रथम क्षमता क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनुग्रहण, उत्तेजना, दूसरा है, तीसरा है संगठन, चौथा मत देना। पहला क्या है? अनुग्रहण करना। ठीक है, यही आपका भावात्मक पक्ष का प्रथम क्षमता होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। देखिए 10 ही क्वेश्चन थे इसमें भी, तो 10 क्वेश्चन का आंसर आप सबमिट करिए, डाटा सर्वर तक पहुंचाइए, देखते हैं कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, देखिए 10 में से 10 आपके करेक्ट आंसर हो गए, ये डाटा आप तक पहुंच गया। तो देखिए यूनिट 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब यूनिट 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे। सारा आंसर आज ही कर लेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो अगला वीडियो हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, 5 तक कर लिए हैं, छठा असाइनमेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं छठा असाइनमेंट का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता है। देखिए जो अभिव्यक्ति होता है उसका क्षमता का मूल्यांकन कौन नहीं करता है? देखिए करता कौन है? मौखिक परीक्षा बिल्कुल सही करता है, और आपका जो निबंध वाला पढ़ते हैं, जो एस्से वाली राइटिंग होती है वो भी करता है, और इंटरव्यू भी आपका करता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है किस प्रकार के मूल्यांकन से किसी कार्यक्रम या योजना को अधिक गुणवत्ता मतलब क्वालिटी पूर्ण मतलब कंप्लीट हो और प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव बनाया जा सकता है? किसमें? रचनात्मक मूल्यांकन में होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। व्यक्ति के व्यवहार एवं बाह्य रूप से मूल्यांकन को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। क्या हो जाएगा? व्यक्ति के व्यवहार पर जो मूल्यांकन होता है क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में समाहित नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में समाहित नहीं है, समाहित तो तीनों है, अधिगम में भी है, पृष्ठपोषण में, सतत मूल्यांकन की अगली कक्षा प्रोन्नति ये नहीं है। बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला देखिए मूल्यांकन से सहमति है। क्या सहमति है? रचनात्मक और आंकलित दोनों होती है, तो क ख दोनों सही हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, प्रयोगात्मक जो मतलब आपका प्रैक्टिकल परीक्षण का स्वरूप होता है किसमें होता है? शाब्दिक में हो सकता है, अशाब्दिक में, शाब्दिक और अशाब्दिक में, दोनों में। बिल्कुल गलत है, तीनों क्रियात्मक में होता है। ठीक है, अवलोकन में देखा जाता है। अवलोकन मतलब जो हम लोग देखते हैं कि कोई कार्य कैसे कर रहा है या फिर किस तरह से कर रहा है, वो सब में क्या होता है? देखिए पहला व्यक्ति का वजन देखते हैं, बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के सोच, ये भी गलत है। व्यक्ति का व्यवहार, बिल्कुल सही। अवलोकन में व्यवहार देखते हैं कि कैसा उसका व्यवहार चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? देखिए नैदानिक है, चयन भी है, शोध भी है, आंकलित नहीं है। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? वस्तुनिष्ठ है, आपका है, निबंधात्मक है, बहुविकल्पी भी है। देखिए तीनों आपके एग्जाम में आए होंगे। प्रयोगात्मक नहीं होता, जो प्रैक्टिकली होता है वो नहीं होता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन होता है किसका? स्मृति का ज्ञान होता है, या पूर्व ज्ञान होता है, या विषय वस्तु को समझना होता है? तो हम बता दें आपको तीनों का ज्ञान होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ये देखिए 10 ही क्वेश्चन थे और सबमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखना है तो रिव्यू करके आप देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, सबमिट करिए, देखिए कितने ऑप्शन हमारे सही होते हैं। 10 में से 10 सही हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। देखिए 10 में से 10 आपके सही हो गए और हमारा जो एजुकेशन इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट यूनिट 6 का है वो आपका अब कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे असाइनमेंट नंबर 7 पर यानी यूनिट 7 पर। ठीक है दोस्तों, आपको फिर से मैं बता दूं, इस वीडियो में सारे आंसर आपको मिलेंगे, मतलब 1 से 12 यूनिट तक का सभी मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। छह तो कर चुके हैं, 7वां असाइनमेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि बार बार परीक्षण लेने पर एक छात्र के लगभग समान अंक प्राप्त हो तो परीक्षण की विशेषता कहलाती है। वैधता बिल्कुल गलत है, विश्वसनीयता बिल्कुल सही आंसर है, विश्वसनीयता। आगे बढ़ जाइए। और ये व्यापकता वस्तुनिष्ठ दोनों गलत है। ठीक दोस्तों, दूसरा से ऑप्शन सही है। अगर देखिए क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं विशेषता है, देखिए जो आसान मूल्यांकन होता है वो इसकी विशेषता नहीं होती है। अगर देखिए किसके द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया गया था, खेलकूद द्वारा, भ्रमण द्वारा, मूल्यांकन द्वारा। देखिए मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका। अगर देखिए उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं, उद्देश्यपूर्ण पूर्णता, व्यापकता, प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। ये आप तीनों देखिए, पूर्णता, व्यापकता, प्रतिनिधित्व तीनों आपका सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है, फ्रीमैन का है, क्रोनबेक का है, अनास्थेसिस का, इविल का है, तो मैं बता दूं क्रोनबेक का है ये कथन। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, किसकी विशेषता नहीं है, वैधता की, विश्वसनीयता की, मितव्ययिता की, विभेदकरणकता की। ठीक है, तो मितव्ययिता की। देखिए हिंदी पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है मुझे, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान लगता है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग समझिए, आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करिएगा फिर हिंदी पर। ठीक दोस्तों, आगे देखिए। विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का मापन है जो मेजरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है, या फिर आपका व्यापकता कहलाता है, या वैधता कहलाता है, या फिर मानक कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें बता दूं आपको वैलिडिटी कहलाता है, जो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडिटी, उसी को वैधता भी बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक दोस्तों, एक उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं, देखिए इकोनॉमिकल या सोशल वगैरह। देखिए इंग्लिश थोड़ा मैं आता हूँ तो इंग्लिश बता देता हूँ आपको। दूसरा है व्यवहारिक, जो मतलब बिहेवियर होता है, और टेक्नोलॉजी होता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो टेक्नोलॉजी और बिहेवियर पर हो। ठीक है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है, क्या है, व्यापकता, कठिन, अविश्वसनीय, उद्देश्यनीय। तो व्यापकता आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसी को कहते हैं। ठीक दोस्तों, मूल्यांकन का एक शिक्षण अधिगम के संबंध हैं, किससे हैं, निकटतम से भी है, घनिष्ठ से भी है, दोनों होता है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका 10 ही क्वेश्चन थे इसमें भी, तो 10 का आंसर कर दिए हम लोग। और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, सबमिट करना पड़ेगा। यदि रिव्यू देखना है तो फिर से देख सकते हैं। सबमिट करिए, सबमिट करने के बाद देखिए कि आपका कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपके 10 में से 10 आंसर मिल गए हैं, आपका 100% सही है। और यूनिट 7 हम लोग का 8वां असाइनमेंट, 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 8वां असाइनमेंट देखेंगे जो इवैल्यूएशन का है। ठीक है, एजुकेशन इवैल्यूएशन का स्टार्ट करते हैं। देखिए निबंधात्मक प्रश्नों का बढ़ता वस्तुनिष्ठ क्रम है, कौन सा है। देखिए सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, ऐसे लिखते समय क्या करते थे, सबसे बड़ा जो लिखते थे उसको लिखते थे, फिर उसमें क्या करते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते थे, फिर अब उससे छोटे छोटे लिखते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा मैच कर रहा है, देखिए लघु उत्तरी नहीं मैच कर रहा, दीर्घ उत्तरी। देखिए जो सबसे बड़ा होता है फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने के बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखिए, पक्ष अथवा उद्देश्य के आधार पर प्रश्न का उच्चतम स्तर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा कौशल। ठीक दोस्तों, अब आगे जाइए। बहुविकल्पी प्रश्नों की विशेषता नहीं है, अभी मैं आप लोग को पीछे ही बताया हूं कौन सी विशेषता नहीं होती है, वस्तु निष्ठता होती है, वैधिक वैधता भी होती है, सरल भी होती है, व्यक्ति निष्ठा नहीं होती है, व्यक्ति निष्ठता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, यदि होता तब सृजनात्मक भी होता और लेखन भी होता, अभिव्यक्त होता, लेकिन वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तो दोस्तों आगे बढ़िए, आगे क्या करें, प्रमाणिक प्रश्न पत्र
परीक्षण की कौन सी विशेषता है अध्यापक द्वारा निर्मित अधिक वैधता की विश्वसनीयता या फिर कम समय में निर्माण या तात्कालिक आवश्यकता। तो मैं बता दूं आपको, अधिक वैधता वैलिडिटी हो और विश्वसनीयता हो। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। पद विश्लेषण तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है पद विश्लेषण का प्रयोग प्रश्न पत्र निर्माण के किस चरण में किया जाता है? बता दूं आपको, 3rd चरण में इसका उपयोग किया जाता है पद विश्लेषण का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने बाद देखिए क्या करेंगे। अगला कह रहा है कि विशिष्टीकरण तालिका जो ब्लूप्रिंट होती है इंगित करती है, किसे इंगित करती है? देखिए, विभिन्न प्रकार के भार को, शिक्षा उद्देश्यों के भार को, दोनों को, उपयुक्त दोनों को करती है, तो कर देंगे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। पद विश्लेषण की 2 तकनीकी विशेषता है, कौन सी विशेषता है बताइए आप लोग? कठिनाई स्तर की विभेदन की क्षमता पर, विश्वसनीयता पर। तो पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है मुझे, तो पहला क्या कर देंगे, कठिनाई स्तर और विभेदन की। विश्वसनीयता तीसरा ऑप्शन भी गलत है आपका। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। कौशलात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? विश्लेषण, संश्लेषण, पहचान, मूल्यांकन। तो आपको पहचान हो जाएगा सही आंसर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। देखिए, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें आप लोग एक बार। ठीक दोस्तों, सूचनाओं की व्याख्या करने वाले प्रश्न इस पक्ष का मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं या बोध करते हैं, या अनुप्रयोग करते हैं या कौशल करते हैं? तो आपको बता देता हूँ, जो बोध होता है वो बोध किया था, सूचनाओं की व्याख्या करने की प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 10 ही क्वेश्चन इसमें भी थे, तो क्या करेंगे, हमको लगता है कि सारे में 10 ही क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा डाटा कहाँ जाएगा? CRT तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए 10 में से 10 आपका करेक्ट हो गया। यूनिट 8 मतलब असाइनमेंट 8 भी कंप्लीट हो गया। 4 असाइनमेंट और बचे हैं, अभी उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक दोस्तों, अब नवा देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है सतत मूल्यांकन की सहमति होता है दैनिक का, साप्ताहिक का, मासिक का। तो तीनों हो जाएगा, मासिक का भी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। संचयी अभिलेख का प्रारूप होता है, संचयी अभिलेख का प्रारूप क्या होता है? संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पक्ष केवल क, लेकिन हम बता दें आपको दोनों होता है, संज्ञानात्मक भी होता है और सहसंज्ञानात्मक भी होता है। आगे बढ़ जाइए। अगला कह रहा है सत्र के अंत का आयोजित किए जाने वाले परीक्षा मूल्यांकन किस गुण को अवहेलना करती है? तो किसका? नियंत्रणता, सहकारिता और व्यापकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए इसमें आपका जो तीनों ऑप्शन सही है, तो तीनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा लग रहा है? चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। तो क्या करेंगे? चौथा ऑप्शन कर देंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहा है? सतत मूल्यांकन में सहमति है किसमें? उपयुक्त सभी, अभी पहले किया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण। देखिए पुनर्बलन का मतलब होता है कि फिर से उसे काम देना या फिर क्या करना? बल देना पॉजिटिव में। तो क्या करना उसका? जब प्रेज करेंगे किसी व्यक्ति को, मतलब उसकी प्रशंसा करेंगे, तो बहुत आगे काम करना लगेगा। ठीक है, अब देखिए संज्ञान सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है। खेलकूद आता है, हस्तकला भी आता है, समाज सेवा भी आता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान ये आपका एक विषय है, ये नहीं आता है। अगला देखिए संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? देखिए ज्ञान आता है, बोध आता है, प्रयोग आता है, मूल्य नहीं आता है। तीनों सही है, लेकिन नहीं आता, क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथनों में संचयी अभिलेख की विशेषता है, कौन सी विशेषता है आपकी? कि छात्र की व्यक्तिगत प्रगति। देखिए अब हम आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, हम टाइम बचाने के लिए आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, उपयुक्त सभी आप मान लीजिएगा, तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है कि ये किसका मतलब कथन है? ये आपका मुदालिर आयोग का है, मुदालियर आयोग का है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। मूल्यांकन के अभिलेखीकरण संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए छात्र से भी होगी, शिक्षक से, विद्यालय से भी, तो तीनों से होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा उपयुक्त सही ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन के लिए। ये देखिए इसमें भी 10 क्वेश्चन थे और 10 हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे? सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपके कितने स्कोर आते हैं, स्कोर के हिसाब से देखा जाएगा कि आपका डाटा। देखिए 10 में से 10 आपका कंप्लीट हो गया, और ये आपका इवैल्यूएशन का यूनिट 9 कंप्लीट हो गया, मतलब आपका 9वां असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया। 3 और बचे हैं। आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, 3 असाइनमेंट और करा दे रहे हैं, फिर आपका ये चैप्टर ही पूरा समाप्त हो जाएगा। और असाइनमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये CRT पर
मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या आ रही है, प्राइवेसी लग चुका है, क्योंकि इतने सारे मैसेज पहुंचने से एक ही 2 दिन में वो क्या किया गया है, गूगल ने उन्हें जीमेल पर ब्लॉक कर दिया गया है। अभी वो लोग अकाउंट खुलवा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपका मेल डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें, अभी आप लोग कोई मेल ना करें जब तक ये सही नहीं हो जाता, तब का मेल करने से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 या 2 दिन बाद आपका डिलीवर नॉट डिलीवर लिख के आएगा और वो फेल हो जाएगा। कुछ लोगों को जो चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ को ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव आंसर करके सबमिट करें, आपका डाटा वहाँ तक पहुँच जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव आंसर आप करते रहिए, आई होप आप लोग सभी कर रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं 10वें असाइनमेंट पर। क्वेश्चन पढ़िए, उपचारात्मक शिक्षा के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यक्तिगत। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो क्या करेंगे, उपयुक्त सभी कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधि का या तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी है? अलग अलग निर्देश देना, दूसरा है एक साथ निर्देश देना, तीसरा है सहकर्मी शिक्षण। देखिए तीसरा आपका सही हो जाएगा, सहकर्मी शिक्षण के द्वारा। अगर देखिए, उपचारात्मक शिक्षा शुरू करने से पूर्व कौन सी तैयारी करनी चाहिए? देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है, मुश्किल संकल्पना और कौशलों का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षण सामग्री व्यवस्था करना, बिल्कुल सही। तीसरा शिक्षा की तकनीकी और गतिविधियों को चुनना, बिल्कुल सही। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, तो सही मार दीजिए सभी को। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग कब किया जाता है? सत्र के आरंभ में, सत्र के मध्य में, सत्र के अंत में और उपयुक्त सभी। तो मैं बोला सत्र के जो मध्य होता है, मिडिल में होता है, उससे हम लोग करते हैं उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग, उपचारात्मक शिक्षण का। अगला देखिए कह रहा है कि निदात्मक, क्या कह रहा है, निदात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे आप लोग। निदात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए अच्छे शिक्षण के लिए बिल्कुल सही है, निर्देशन के लिए बिल्कुल सही है, परामर्श के लिए बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी आपका सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शैक्षिक निदान का सही क्रम है, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन, विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्तर का चयन, छात्रों का चयन, कठिनाई स्तर का विश्लेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उसका ऑप्शन सही होने का मतलब कि उसको आपको सही क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, उसके बाद दूसरा कौन सा आना चाहिए, उसका तीसरा कौन सा आना चाहिए, चौथा कौन सा आना चाहिए। तो इसको देख के आप लोग एक एक का आंसर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को आंसर डायरेक्ट बता देता हूं कि आपको कौन सा पहले रखना है, कौन सा दूसरा रखना है और कौन सा तीसरा रखना है, कौन सा चौथा रखना है। आपको बता दूं, सबसे पहले तीसरा रखना है, फिर पहला लिखना, फिर दूसरा, फिर चौथा। इस तरह से आपका क्रम बनेगा और सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदात्मक परीक्षण के लिए सत्य है? देखिए अभी मैं पीछे जो बताया हूं जो क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको क्या किया गया है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदात्मक परीक्षण के लिए सत्य होता है? मैंने बताया था, विद्यार्थियों के विषय संबंधी जो कमी होती है, उसके कठिनाइयाँ जो होती है, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वही होती है निदात्मक परीक्षण। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। निदात्मक परीक्षा के आधार पर किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? देखिए, ट्यूटोरियल शिक्षण के द्वारा, अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा, दल शिक्षण के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा। तो चौथा ऑप्शन का करेक्ट है, उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। उपचारात्मक शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। तो हाँ देखिए, मिल गया, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। देखिए जो आंसर आपको मिल जाए तुरंत उसको मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक दोस्तों, जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की शिक्षा विषय का अनेक विषयों की कठिनाई ज्ञात की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदात्मक परीक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा कौन सा, देखिए सबमिट करने के लिए क्या कह रहा है कि आप 10 में से 10 कर चुके हैं, 0 स्किप किए हैं, आप सबमिट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबमिट करने के बाद देखिए आपका स्कोर कितना आता है। देखिए 10/10 आपका स्कोर आ गया और आप यूनिट 10 का जो एजुकेशन इवैल्यूएशन का कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास 2 यूनिट और बचे हैं, मतलब 2 असाइनमेंट और बचे हैं, और इसी वीडियो के माध्यम से इसी तरीके से हम लोग करेंगे और 10 असाइनमेंट मतलब 12 असाइनमेंट कर लेंगे, तभी छोड़ेंगे। तो आप पेशेंस बनाए रखें। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट आपको अभी नहीं भेजने हैं जब तक मेल सही नहीं होता है, क्योंकि मेल
मतलब अनफेल हो जा रहा है, मेल बार बार भेजने पे फेल हो जा रहा है। मैं भी ट्राई किया और मेरे 100% कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने 2 मोबाइल में कर चुका हूँ, जो 100 सारे सब्जेक्ट का मेरा सर्टिफिकेट आ गया। जिसको देखना है वो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे मतलब हम डाटा भेजते रहते हैं। कोई भी न्यूज होता है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, या फिर केवल आप डीएलएड के रिलेटेड, मतलब जो टीचर बनना चाहते हैं उन्हीं के रिलेटेड वहाँ पर न्यूज जाता है। फालतू का न्यूज नहीं करता हूँ मैं, एसएससी बैंकिंग कोई कुछ नहीं, केवल ओनली टीचर फॉर टीचर। ठीक है, दैट ग्रुप ओनली टीचर है, मतलब वो ग्रुप केवल टीचर के लिए है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 3rd सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नए नए तकनीकी बताए जाते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है दोस्तों, और मोबाइल के बारे में। ठीक है, आप कोई भी ज्वाइन कुछ भी पूछना होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए अगले असाइनमेंट पर। ठीक है, अगला असाइनमेंट हमारा रहेगा 11। अब हम आ गए हैं 11वें असाइनमेंट पर, मतलब यूनिट 11 पर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सबमिट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, मतलब 11वां असाइनमेंट ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो डायरेक्ट आंसर का तीसरा है कक्षा कक्ष की तत्कालिक समस्याओं का हल का निकालना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है। देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिक्षण विधियों के प्राविधिक सुधार हेतु, दूसरा दिया हुआ है विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति। देखिए आप तीनों ऑप्शन सही लग रहा है तो तीनों ऑप्शन क्या कर लेंगे आप लोग, डायरेक्ट सही कर लेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शैक्षिक क्रियाकलापों से संबंधित तात्कालिक समस्याओं का हल किस में खोजा जाता है, किस में खोजा जाता है। देखिए ऐतिहासिक में, वर्णात्मक में या क्रियात्मक में। देखिए क्रियात्मक मिल गया तो क्रियात्मक मार के आगे बढ़ जाइएगा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का शोध से संबंध होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से आपका आंसर हो जाएगा, सही रूप से उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, क्रियात्मक शोध में उपकरण उपयुक्त होते हैं। कौन सा उपकरण होता है, देखिए अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इंटरव्यू, तीनों होता है। तो तीनों हमारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान समिति होता है, क्या होता है, विद्यार्थी तक, शिक्षक तक, समाज तक, विद्यालय तक होता है। ठीक दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, या तथ्यात्मक या बिहेवियर मतलब व्यवहारिक। तो हमारा बिहेवियर सही हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ जाइए, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ था। देखिए इसमें 48 दिया हुआ है, 1948, लेकिन सही नहीं है, 1953 आपका हुआ था। बहुत लोग 48 मार रहे होंगे, लेकिन 48 से गलत आंसर है, 53 सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए, मूलभूत शोध किए जाते हैं, किसमें शोध किए जाते हैं, कक्षा कक्ष में, विद्यालय में, या फिर दोनों में, या उपयुक्त में कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है, लचीला होता है, लचीली होती है, या कठोर होता है, या उपयुक्त में से दोनों होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पढ़ेंगे फिर करेंगे। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है, देखिए एकदम बहुत सिंपल होती है। ठीक है, तभी तो आप लोग कर सकते हैं कि मतलब प्रैक्टिकल करके क्या करेंगे, सीख सकते हैं डायरेक्टली क्रिया करके। ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, लचीली। ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 के आंसर दे दिए और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर डाटा आपका कहाँ पहुँच जाएगा, SCRT तक पहुँच जाएगा आपका डाटा। देखिए 10 में से 10 आपका स्कोर हो गया, यू जस्ट कंप्लीटेड यूनिट 11। ठीक है, आपका एक और चैप्टर बचा हुआ है, मतलब यूनिट 12 बचा हुआ है। ये आपका आज का लास्ट असाइनमेंट है, जो 12वां असाइनमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इस असाइनमेंट को देखेंगे फिर हम लोग करेंगे। का अंतिम असाइनमेंट है किसका, एजुकेशन इवैल्यूएशन का अंतिम असाइनमेंट है, अंतिम यूनिट है, 12वां यूनिट। और आप लोग को सूचना दे देता हूँ कि हम जो मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले थे वो विलम्ब होती जा रही है, क्योंकि आप लोग का दीक्षा ऐप का जितने भी क्वेश्चन हैं वो मुझे सब लोग मैसेज करके कर रहे हैं, सर प्लीज़ करवाइए, प्लीज़ करवाइए। तो मुझे सब देखना पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग का मैथ की क्लास विलम्ब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैथ की क्लास अभी आप लोग का कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, और आप लोग का मैथ का क्लास जब स्टार्ट होगा तो आप लोग को सूचना दी जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोग का जो संस्कृत का सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक दोस्तों, इस पर मैक्सिमम कवर किया जाएगा, जो आपके DLED के 3rd सेमेस्टर के जो पेपर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा कि कौन से पेपर होंगे, कैसे होंगे, और आपको ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको जितना एग्जाम में काम है कम से कम समय दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग कवर करें और कम समय दें, और आप लोग टेट सीटेट पर जरूर लग जाएँ। ठीक है, आप लोग के लिए टारगेट यही है, टेट सीटेट सुपर टेट। इसके लिए हम सारा नोट्स अपना टेलीग्राम पर डालूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है,
गर्ल्स के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप लोग ज्वाइन करके बॉयज़ ग्रुप को वहाँ से लेफ्ट कर दें और मैसेज मुझे कर दें डायरेक्टली। ठीक है, मेरे 3 नंबर है, तीनों पर किसी पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग डायरेक्टली कि मुझे ऐड कर दें, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक को आप लोग शेयर कर दें और ग्रुप में जुड़ जाएँ, क्योंकि ग्रुप के माध्यम से सारा आंसर आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि शैक्षिक नवाचार आवश्यक है। देखिए 12वां का ये पहला क्वेश्चन है, 12वां असाइनमेंट का पहला असाइनमेंट क्या है, शैक्षिक नवाचार आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? प्रार्थना स्थल की गतिविधियों के लिए, कक्षा कक्ष की गतिविधियों के लिए, लैब एरिया की गतिविधियों के लिए। देखिए आपका तीनों का तीनों सही आंसर है, तो उपयुक्त सभी कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए मैं आप लोग को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लाइक करने के लिए अब नहीं बोलूँगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो ही आप लोग लाइक या सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और मैं अपना काम करूँगा कि मुझे जो काम है आप लोग को पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग लाइक करिए ना करिए, लेकिन आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि एक किसी का भला भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे। तो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट विधि होता है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि जो होता है एक प्रकार की ये पढ़ाने की विधि होती है। प्रोजेक्ट तैयार करके क्या करते हैं हम लोग, छात्रों के लिए देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्कूल के लिए, माध्यमिक के लिए, विश्वविद्यालय के लिए। तो प्रोजेक्ट विधि हर के लिए होता है, सभी के लिए होता है, तो उपयुक्त हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी का आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए, केस स्टडी के बारे में देखिए। केस स्टडी देखिए, कौन सी विधि में गहन तथा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है? केस स्टडी में किया जाता है, याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में गहन तथा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है? किसमें किया जाता है? केस स्टडी में। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? केस स्टडी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, केस स्टडी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है? कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, एक होता है भ्रमण विधि, एक होता है खेल विधि, एक होता है प्रदर्शन विधि, एक होता है व्याख्यान विधि। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए, जो आपका भ्रमण विधि है, खेल विधि है, तो इसमें से भ्रमण विधि नहीं होगा, खेल विधि आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाइएगा। प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया गया है, कहाँ आविष्कार किया गया? प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार कहाँ किया गया है? W.H. किलपैट्रिक द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि केस स्टडी के अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी के अध्ययन किया जाता है किसमें? किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का, किसी एक संस्था का। तो हम बता देंगे अब तीनों का होता है। ठीक दोस्तों, अरे आप लोग को सूचना दे दूं कि कुछ लोग मेरे वीडियो डालने से पहले कोई वीडियो नहीं पढ़ रहा है, जब मैं वीडियो बना दे रहा हूँ उसे देख के बहुत लोग वीडियो देखा जा रहा है। तो आप लोग ऐसा चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आपको आंसर चाहिए, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो कोई देखकर वीडियो बनाए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक दोस्तों, तो हम मेहनत कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग टीम बना हुआ है कि सबका आंसर ढूंढ के लाते हैं, उस आंसर को हम बताते हैं आपको और आप लोग को शेयर करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग जहाँ से अच्छा लगे आपको, जहाँ भी आंसर मिलता है आपको, वहाँ से आप लोग देखें और अपना असाइनमेंट करें, वहाँ से सबमिट करें। ठीक दोस्तों, लेकिन आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर सारे लिंक आपको मिलेंगे, सारे असाइनमेंट मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, किसी भी कोचिंग का, दिल्ली का, इलाहाबाद का या फिर मेरा नोट्स। मैं मैथ्स और कंप्यूटर का स्पेशल टीचर हूँ, इसीलिए मैं कंप्यूटर मैथ्स के अच्छे मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ चिल्ड्रेन फेल किसकी पुस्तक है? मतलब जो बच्चे जो फेल होते हैं, मतलब जो गिर जाते हैं, मतलब अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो किसने कहा था? जॉन होल्ट ने कहा था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया? फ्रेडरिक लिफले ने, ट्राइटन ने, टीपी राव ने। तो कौन सा हो जाएगा आपका? फ्रेडरिक रिप्ले ने। आगे बढ़ जाइए, अगला क्या हो जाएगा? अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति का निकाय द्वारा किया गया है, या विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रोफेसर फारिक
वे टीपी राव द्वारा या टीपी राव द्वारा या ट्राइटन द्वारा या रूपर्ट बर्डरोक द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए आप लोग को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़े नहीं है ध्यान से, तो आप लोग को ऐसा कुछ सोचना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आंसर को टिक मारिए, पहला आंसर मारिए और निकल लीजिए। तो दोस्तों अब देखिए नवाचार शब्द मुख्यतः बना हुआ है। देखिए आपका हिंदी का क्वेश्चन आ गया, नवाचार शब्द किससे बना हुआ है? ठीक दोस्तों, तो 9 + आचार, नवाचार से बना हुआ है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए आपका सबमिट हुआ कितने पे हुआ? 10 पे 10 हुआ, सही है। तो 10 का 10 क्लिक कर लेंगे, आप लोग सबमिट कर दें इसे। ठीक है, सबमिट करने में देखिए आपका 12वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया और ये आपका टॉपिक एजुकेशन इवैल्यूएशन का समाप्त होता है। ठीक दोस्तों, जो एजुकेशन इवैल्यूएशन एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन जो चैप्टर था आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और आपका हमको लगता है कि 4 या 5 चार असाइनमेंट मतलब 4 विषय आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोग का 1 और 2 बचा है जो आज पूरा कंप्लीट रात तक कर दिया जाएगा। 12 रात तक आपको सारे असाइनमेंट इस चैनल पर मिलेंगे आपको। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने। आप लोग तब तक वेट करिए शाम तक का या फिर रात तक का, आपका सारे आंसर मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।